प्लेटो सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सीक्वेंस जो हमारा रहेगा वो होगा प्लेटो बर्थ, उसके बाद एजुकेशन, देन स्टूडेंट, फोर्थ एकेडमी। इन चार चीज़ों पर हम बात करेंगे। बायो की जब हम बात करते हैं तो बायोग्राफी कभी भी क्वेश्चन मेकिंग के अंदर यूज़ नहीं होती। वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी हो या मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी हो, हमेशा सवाल वहीं से जवाब वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बैकग्राउंड देना, लिखना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन बायोग्राफी फिर भी बताई जाती है फॉर एमसीक्यूज़ और फॉर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कंप्लीट थ्योरी। तो आप लोगों के लिए भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा उनके लिए ऑब्वियसली प्लेटो एक न्यू चीज़ होगी। थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, कभी नाम सुना होगा। तो जब हम बायोग्राफी आपके सामने रखेंगे तो उसके थ्रू आपको वन बाय वन इसको एज अ स्टोरी हम एक्सप्लेन करेंगे। लिखने में भी वो बहुत आसान रहेगा, लेकिन एज अ स्टोरी जब हम इसके बायोग्राफी एक्सप्लेन करेंगे तो वन बाय वन आपके सामने ये इसके कॉन्टेक्स्ट सामने आते जाएंगे। सबसे पहले हम बर्थ को डिस्कस करते हैं। 427 BC से 347 BC इसकी बर्थ डेट है, और कहीं पर 427 है, कहीं पर 428 है। आप लोग डिफरेंट बुक्स, जैसे मैंने कहा कि दो बुक्स का हवाला मैं देती हूँ, एक जूड रहमान की बुक है, एक मुनीर नियाज़ी की बुक है, एक इंग्लिश है, एक उर्दू है। कॉन्टेक्स्ट मटेरियल सेम है, सिर्फ डेट्स वगैरह का इशू है थोड़ा सा, तो वो आप देख लीजिएगा, गूगल से भी पता कर लीजिएगा, ये डेट कंफर्म हो जाएगी। सेकंड, बर्थ प्लेस एथेंस में इसकी पैदाइश हुई। उस दौर में एथेंस एक सिटी स्टेट कंसीडर किया जाता था, और ख़ासियत क्या थी कि एक ऐसा स्टेट, ग्रीक एक ऐसा स्टेट था कि जिसकी सिर्फ एक सिटी थी, जो सिर्फ एक सिटी पर मुश्तमिल था, तो उस सिटी को हम एथेंस कहते थे, जहाँ पर प्लेटो की पैदाइश हुई। अर्ली एजुकेशन इसकी ऑब्वियसली उस वक्त का ट्रेडिशन था कि घर पर ही अर्ली एजुकेशन जो थी वो दी जाती थी, तो इसने भी अपनी अर्ली एजुकेशन का सिलसिला घर से ही शुरू किया। काफ़ी वेल ऑफ फैमिली थी एथेंस में, तो घर से अर्ली एजुकेशन लेने के बाद इसने अपने उस, जहाँ तक प्लेटो की सर्विसेज की बात है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज़ है। उसमें बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 36 नंबर है जो बुक्स लिखी प्लेटो ने, वो 36 किताबें लिखी। कहीं पर 40 है, पर ज़्यादा 36 करेक्ट नंबर है, 36 करेक्ट नंबर है, और 36 किताबें लिखी, जिसमें फर्स्ट में रिपब्लिक, सेकंड स्टेट्समैन, थर्ड लॉज। इन्हीं 3 किताबों के एमसीक्यूज़ आते हैं। नंबर भी एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाता है। किताब में से कोई भी बुक वो एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, किसने लिखी, कौन सी लिखी, इस तरह के एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन करने के बाद हम उसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आइडियल स्टेट की थ्योरी है, और आइडियल स्टेट के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले इसके फैक्टर्स, क्योंकि जब कभी भी आप कोई थ्योरी एक्सप्लेन करने जा रहे होते हैं तो हमेशा उस थ्योरी की लॉजिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा उस थ्योरी के फैक्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्टेक्स्ट में से क्वेश्चन आते हैं। सो आइडियल स्टेट को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसके फर्स्ट फैक्टर या फर्स्ट इशू को आप डिस्क्राइब करेंगे। मैं इजी ज़ुबान में आप लोगों को इश्यूज़ कह देती हूँ कि क्या इश्यूज़ थे जिनकी बेस पर आइडियल स्टेट को सोचा गया या बनाई गई। फर्स्ट इशू इसका था एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस। एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस ये था कि सोक्रेटिस बेसिकली वो उस्ताद था जो उस दौर में एथेंस में होने वाली उसके क्योटिक सिचुएशन को क्रिटिसाइज़ करता था। अब क्योटिक सिचुएशन क्या थी? एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी,
मतलब क्या था कि हर एक इंसान हुक्मरान बना हुआ था, अपनी अना को पेश रखा जाता था, इंडिविजुअलिज़्म था, हर कोई इनफरादियत पसंद था, अपनी बात को अहमियत देता था, दूसरे की बात को ज़ीरो कंसीडर किया जाता था, सच को कभी नहीं तसव्वुर किया जाता था, और जो कोई सच कहता था तो उसके साथ एक अनटॉलरेबल बिहेवियर शो किया जाता था। इस वजह से ऑब्वियसली एक क्योटिक सिचुएशन पैदा होती थी। सोक्रेटिस उस एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करता था, जिसकी वजह से सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट कर दिया गया और उसको जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया गया। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो डिसइल्यूजन्ड, होपलेस्ड, और इस होपलेसनेस में उसने ये सोचा कि एक ऐसा गवर्नमेंट कि जो उसके उस्ताद को समझ ना सके, बर्दाश्त ना कर सके, उसके उस्ताद की बात की गहराई को ना समझ सके, तो ऐसे सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा सिस्टम एक गुड सिस्टम नहीं हो सकता। फिर उसने ये सोचा कि अगर ये गुड सिस्टम नहीं हो सकता तो फिर कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि अच्छा कंसीडर किया जा सकता है। देन उसने आइडियल स्टेट के कॉन्सेप्ट को दिया कि एक आइडियल स्टेट ही एक ऐसी स्टेट हो सकती है जिसमें किंग फ़िलासफ़र होना चाहिए, और फ़िलासफ़र भी वो जिससे नॉलेज हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। बेसिकली सच और झूठ के नॉलेज को ही फ़िलासफ़र को उसने कंसीडर किया, सच्चाई और इल्यूजन में फ़र्क को उसने फ़िलासफ़र कंसीडर किया, और इन चीज़ों को जानने वाला ही फ़िलासफ़र किंग हो सकता है, और ऐसा फ़िलासफ़र किंग ही एक स्टेट को आइडियल स्टेट बना सकता है। ये उसने कंसीडर किया और आइडियल स्टेट की थ्योरी को हमारे सामने पेश किया। फैक्टर जिसकी बेस पर आइडियल स्टेट की थ्योरी को सोचा गया वो थी पेलोपोनेसियन वॉर। पेलोपोनेसियन वॉर के बिहाइंड द सिचुएशन अगर हम आपको बताएं तो ये वॉर बेसिकली एथेंस और स्पार्टा की ताकतों के दरमियान थी। ग्रीक में उभरती हुई एक सेकंड पावर स्पार्टा थी, और वजह क्या थी? ओलिगार्ची मींस डेमोक्रेसी के मुकाबले में एक उभरती हुई ऐसी पावर जिसका मकसद डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी तमाम लोगों की हुक्मरानी से निकलकर चंद लोगों के पास हुक्मरानी आ जाना, और वो चंद लोग स्टेट के ऊपर हुक्मरानी करें। यानी कि मैं और आप अब फैसले नहीं करेंगे, बल्कि मैं और आप थर्ड पर्सन को इख्तियार दें, वो हमारे और पूरी स्टेट के फ़ैसले करेगा। ये मामला लोगों को, ये सिचुएशन, ये डेमोक्रेसी या ये गवर्नमेंट का स्टाइल ज़्यादा पसंद आ रहा था, बजाय इसके कि लोग अना में आते, इंडिविजुअलिज़म के पीछे भागते, जिसकी वजह से सब मेरा फ़ैसला सही होने का कहते। जब हर कोई कहता कि मेरा फ़ैसला सही है, वहाँ पर फिर जंग होती थी, क्योटिक सिचुएशन पैदा होती थी। लोग इस क्योटिक सिचुएशन से निकलना चाह रहे थे, सो लोगों ने स्पार्टा को सपोर्ट किया। स्पार्टा जीत गया, एथेंस हार गया, और प्लेटो को एक और मौका मिल गया, एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई क्रिटिसाइज़ करने की एथेंस को, कि भाई एथेंस जो है वो एक नेगेटिव प्रिंसिपल्स की बेस पर हुक्मरानी कर रही है, सो इस तरह की गवर्नमेंट को ख़त्म होना चाहिए। ये वजह थी जिसकी बेस पर प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट की थ्योरी को बनाया, और ये सेकंड फैक्टर पेलोपोनेसियन वॉर ने उसको दिया आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस, कि जिसकी बेस पर सोचने पर प्लेटो के एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए कि जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी या जिसके अंदर इख्तियारात सब लोगों के हाथों से निकलकर चंद अक्लमंद लोगों के पास हुकूमत जाए, चंद फ़िलासफ़र्स के पास जाए, और वो फ़िलासफ़र्स मिलकर आइडियल स्टेट बनाएं।